हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोना दादीज एंड यू आर वाचिंग जीनी स्टडी क्लासेस। सबसे पहले तो सॉरी कि क्लासेस स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से थोड़ा लेट हो गया क्लासेस स्टार्ट, बट अब क्लासेस रेगुलर रहेगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिक्स की स्टार्ट कर रहे हैं, ये विद्युत की। हम कर रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का पेपर 1 का जो पाठ है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, उसका कोर्स। और उसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिए वो टॉपिक है जो नए ऐड हुए हैं, यानी विद्युत विद्युत चैप्टर, और इसी के साथ ही फिजिक्स का एक और चैप्टर साउंड। ये दोनों चैप्टर्स नए ऐड हुए थे हमारे कोर्स में, ये वो चैप्टर्स है, इसीलिए हम सबसे पहले नए चैप्टर्स ले रहे हैं, विद्युत और ध्वनि। उसके बाद हम जैसे केमिस्ट्री लेंगे, उसके बाद बायोलॉजी लेंगे, तो भी सबसे पहले हम नए चैप्टर्स लेंगे। तो नए चैप्टर्स पहले करेंगे, उसके बाद पुराने चैप्टर करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में यानी इंट्रो क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जनरल साइंस है उसमें मोस्टली 3 सब्जेक्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स, और उसके सबसे पहला चैप्टर हमारा है विद्युत। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, ये एक ऊर्जा का रूप है जो विद्युत आवेशों की उपस्थिति और उसकी गति से संबंधित है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, भारी भरकम परिभाषा, तो हम इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एटम को। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए, आपके चारों तरफ जितने भी पदार्थ है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब एक छोटे 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 कणों से मिलकर बनी होती है। तो अगर उन चीजों को हम तोड़े तो फाइनली तोड़ते 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 कण ऐसा आएगा जिसको हम आगे और नहीं तोड़ सकते, यानी इनडिविजिबल पार्टिकल आएगा, अविभाज्य कण आएगा। और उस अविभाज्य कण को हम क्या कहते हैं? एटम। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। तो अब देखो, सारे के सारे जितने भी पदार्थ हैं उनमें क्या होता है? उनमें एटम यानी परमाणु तो होते ही है, यानी सबसे छोटे से छोटा कण जो होता है उसको एटम ही बोल रहे हैं हम। तो सभी चीजें एटम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब एटम की संरचना कैसी होती है? एटम की संरचना होती है इस तरह से। इसमें एक होता है नाभिक और इसके चारों तरफ कक्षाएं होती है इस तरह की। ठीक है, इन कक्षाओं में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कैसे? क्योंकि इन कक्षाओं से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आके मूवमेंट करने लगते हैं ना, बाहर आने लगते हैं, तो प्रोड्यूस क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? देखिए, जैसे मैं एक परिपथ बनाती हूँ आपके सामने। अगर मैं एक परिपथ बना रही हूँ, यहाँ पर ये एक सेल मैंने जोड़ा। ठीक है, सेल में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आप बैटरी लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि एक बैटरी का एक साइन पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। उसमें हम फिट करते हैं किसी भी चीज में, चाहे घड़ी है, चाहे रिमोट है, कोई भी खिलौने का भी कोई रिमोट है, उसमें हम क्या करते हैं? बैटरी फिट करते हैं, तो उसमें एक सिरा धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। ठीक है, तो हमने बैटरी जोड़ दी। अब उसको हम क्या करते हैं आगे फर्दर? जैसे हमने इसको यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया। ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया। अब ये बल्ब जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इसमें बल्ब क्या होगा? बल्ब जलेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो वो क्यों करता है कि यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट होते हैं। जो तार है ना, ये तार भी एटम से मिलकर बना होता है। अब ये वाला एटम है ना, ये तार भी किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। तो इस एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम बैटरी जोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहोगे? इस शेल से, इस कक्षा से बाहर निकल के फ्रीली मूवमेंट करने लगते हैं। ये जब मूवमेंट करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, उसमें करंट पास आउट होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, एक मिनट इसको सेट कर दूं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विद्युत आवेश, कौन सा? इलेक्ट्रॉन ना, उसकी उपस्थिति और उसकी गति से संबंधित होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब क्या सभी में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है? नहीं, कुछ चीजों में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, किसी में नहीं होती। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं होती, उसमें करंट नहीं आता है। जबकि आप कॉपर का वायर ले लो, तांबे का वायर, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें बिल्कुल होगी। तो हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, कुछ चीजों में होती है, कुछ चीजों में नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, किसी में क्या होता है, हर एक तो एटम से मिलकर बना होता है पदार्थ, पर कुछ पदार्थों में जो एटम होता है, जैसे ये था, ये एटम था, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक से बंधे हुए रहते हैं, ये है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। पर किसी में लूजली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं? ये एकदम लूज बाउंड होते हैं। जब ये लूज बाउंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? थोड़ी सी ऊर्जा देते हुए निकल जाएंगे, है ना, यहाँ से निकल जाते हैं एटम से और प्रवाहित होने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बट कुछ पदार्थों में ये बहुत अच्छे से बाउंड होते हैं, यानी ये फ्री नहीं होते। अगर उसको हम थोड़ी ऊर्जा देते हैं तो भी ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं निकलते, फ्री नहीं होते। जब नहीं निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी, करंट नहीं बहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। इसीलिए कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रिसिटी पास होती, कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जैसे क्या होता है, इसको आगे देखते हैं हम लोग, एक मिनट। जैसे देखिए, चालक और कुचालक, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। चालक जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, और कुचालक जिसको कहते हैं इंसुलेटर। चालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। अब आप समझिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटम होता है, एटम के जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसमें पॉजिटिव आयन होता है, और उसके चारों तरफ जो शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं और वो भी इजीली निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर सकते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वो तो हो गए चालक।
जैसे कि तांबा है, एल्यूमिनियम है, जितनी भी धातुएं होती है वो अच्छी चालक होती है। फिर होता है इंसुलेटर, उसमें क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, एटम तो उसमें भी होता है, बट वो फ्रीली उपलब्ध नहीं होता है या बहुत कम उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जो होते हैं वो परमाणु यानी एटम से बहुत टाइटली बंधे हुए रहते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए उनको थोड़ी सी भी ऊर्जा देने के बाद वो फ्रीली मूवमेंट नहीं करते। इससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी इंसुलेटर में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और जो होते हैं वो अच्छे से बाउंड होते हैं, बंधे हुए रहते हैं, तो वो ऊर्जा देने से थोड़ी बहुत ऊर्जा देने से वो नहीं निकलते। तो प्लास्टिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, इनमें एटम्स और इलेक्ट्रॉन तो इनमें भी है, बट इनमें क्या होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं, तो वो निकलते नहीं एनर्जी देने से। जबकि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसमें थोड़ी सी ऊर्जा देने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एटम से निकलेंगे और गति करने लगेंगे। जब गति करने लगेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, करंट प्रवाहित होगा। ये होता है बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब करंट एक्चुअली है क्या, उसको हम ढंग से पढ़ते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रो था, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, ये आपके समझने के लिए था। ठीक है, अब ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है, यहाँ पर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके कोर्स में। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है आपके कोर्स की। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी क्या बताया था मैंने आपको, कि एटम होता है, एटम में नाभिक होता है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, कक्षाएं होती है, कोश होते हैं, शेल होते हैं, कुछ भी कह सकते हो। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे रहते हैं, बट मेटल्स है ना, जैसे तांबा है, कॉपर है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, इनमें ये लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए थोड़ी सी बैटरी से एनर्जी देते हैं, ये क्या बाहर निकल जाएंगे और ये इसमें तार में मूवमेंट करने लगेंगे। तार में मूवमेंट करेंगे तो ये क्या प्रभावित करेंगे, करंट प्रभावित करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट किसको कहते हैं, देखिए एक बार थोड़ा सा सेट करते हैं। देखो करंट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। देखो अभी तक आप जो पढ़ रहे हो ये आवेश लिखा हुआ, इन्होंने यहाँ नहीं लिखा इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यही डेफिनेशन शुरू से चलती आ रही है। बाद में ये पता चला था कि वो आवेश है, वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एटम में आवेश जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। जो विद्युत धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉन से बहती है। आप इतना कंफ्यूज नहीं होइए, आप सीधा ध्यान रखिए, एटम में जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या होता है, विद्युत धारा बहती है। तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, सीधा ये लिखा विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। देन यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि करंट होता क्या और बहता कैसे। ठीक है, अब विद्युत धारा जो होती है वो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि वो आवेश क्या था, वो आवेश इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब इलेक्ट्रिक करंट की खोज हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने माना कि करंट होता है, विद्युत धारा होती है, तो उन्होंने यही माना था उस वक्त कि एक आवेश होता है और आवेश के प्रवाह से धारा उत्पन्न होती है। उन्होंने उस आवेश को क्या माना था, पॉजिटिव माना था। इसलिए उन्होंने विद्युत धारा की जो दिशा दी वो पॉजिटिव से नेगेटिव दी। इस तरह से ये विद्युत धारा की दिशा दी, विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा इन्होंने क्या दी, पॉजिटिव से नेगेटिव दी। बट लेटर यानी बाद में इनको पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। जबकि इन्होंने विद्युत करंट को क्या बताया, ये तो एक दोनों के विपरीत चलते हैं। यानी विद्युत धारा की दिशा अगर कोई आपसे पूछे तो याद रखना पॉजिटिव से नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि पहले से चलता आ रहा है, उन्होंने फिर चेंज नहीं किया। जबकि इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होता है वो किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को तो विद्युत धारा कहते हैं, फिर उल्टा क्यों है। क्योंकि पहले के जमाने में मैं क्या बता रही हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उन्होंने यही माना था कि आवेश के प्रवाह की दर, और वो आवेश उन्होंने पॉजिटिव लिया था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव उन्होंने करंट मान लिया था। लेटर ऑन उन्होंने ये खोज किया कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से जो विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो उन्होंने विद्युत धारा को वही रहने दिया, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहने दिया। पर हमको पता है कि एक्चुअली विद्युत धारा जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, बट थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट और है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश क्या होता है, देखो दो तरह की राशि होती है फिजिक्स में। जब राशियां होती है, जो क्वांटिटीज होती है वो दो तरह की होती है। क्या होती है, एक तो होती है अदिश, ठीक है, एक होती है सदिश। सदिश, आई होप आपको दिख रहा है, मैं उधर कर देती हूँ। एक होती है अदिश, एक होती है सदिश, ठीक है। अब जो अदिश राशि है उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जो सदिश राशि है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि में क्या होता है, इसमें केवल परिमाण होता है, किसी भी राशि का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। क्या होता है, परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती। परिमाण यू कैन से मैग्नीट्यूड, कोई ना कोई वैल्यू। दिशा यानी डायरेक्शन। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चल रही हूँ ताकि दोनों स्टूडेंट्स ये समझ सके, ठीक है।
परिमाण यानी कोई ना कोई वैल्यू, मैग्नीट्यूड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है, वो हर राशि का होता है ना, किसी भी राशि का, किसी भी क्वांटिटी का कोई ना कोई वैल्यू तो होती है फिजिक्स में, पर उसमें दिशा नहीं होती है। तो अगर किसी में दिशा नहीं है तो वो कौन सी? अदिश राशि। और सदिश राशि में क्या होता है? उसमें वैल्यू भी होती है यानी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। आई होप आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है? वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। वैल्यू भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब वैल्यू है और डायरेक्शन है तो इसको हमने क्या कहा? सदिश यानी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, बट अदिश राशि में क्या होंगे? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। अब ये बात अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, बल, गति, कार्य, ऊर्जा जितने भी पढ़ेंगे ना, सदिश अदिश सबके साथ में आने वाला है। तो एक बार अच्छे से समझना सदिश और अदिश होते क्या है, यानी स्केलर और वेक्टर होते क्या है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, यानी वैल्यू होती है पर दिशा नहीं होती है। इन अदर हैंड जो सदिश क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है यानी कोई ना कोई उसकी वैल्यू भी होती है, उसकी दिशा भी होती है। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने आया कि अभी मैं आपसे कह रही हूं कि धारा की दिशा क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव है। ये बता रही हूँ मैं, आप क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव है। और सेम साइड में मैं आपको कह रही हूँ अदिश राशि है। कैसे? यानी अगर इसकी दिशा है धारा की तो अदिश राशि कैसे हो सकती है? फिर तो सदिश होनी चाहिए। तो याद रखना ये एक एक्सेप्शनल केस है ना, अपवाद है। केमिस्ट्री में अपवाद तो मिलेंगे आपको, तो आप ये मान सकते हो अपवाद है। क्यों है अपवाद? क्योंकि बेसिक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट में अगर आप पढ़ेंगे आगे, वैसे आपके है नहीं, तो आपको पता चलेगा कि अदिश राशि का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि परिमाण हो, दिशा नहीं हो। उसका मतलब होता है कि आगे वो सदिश योग के नियमों का पालन भी करती है, वो एक अलग चीज है। इसलिए आप समझना, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए ये अदिश राशि है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ना। ये क्या है? ये अदिश राशि है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट में दिशा होते हुए भी, यानी वो पॉजिटिव से नेगेटिव उसको मान रहे हैं, फिर भी ये एक अदिश राशि है। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे चलते अपन। आगे जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ यही कि इसकी दिशा कौन सी होती है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा का सूत्र हम देखते हैं। देखो, किसी विशेष क्षेत्र में 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाता है। देखो, हमें अभी तक पता चल गया था कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होते हैं वही विद्युत धारा होती है। ठीक है, अब हमको मेजर करना पड़ेगा ना कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसको मेजर करने के लिए एक डेफिनेशन बनाई है कि जैसे एक तार है ना, ये यहाँ से यहाँ तक तार मान रही हूँ मैं, ये इस जगह से इस जगह तक एक तार है। अब इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई है कैसे पता चलेगा? तो हमने पता किया कि एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया, यानी एक गिवन टाइम में जितने आवेश यहाँ से प्रवाहित होंगे वो क्या होगी? उसकी विद्युत धारा होगी। तो ये इसकी एक डेफिनेशन बनी। क्या डेफिनेशन बनी? कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? जो चार्ज है उसकी रेट, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, विद्युत धारा। अब याद रखना, जो दर वर्ड आता है ना, उसका मतलब होता है कि किसी भी सूत्र में अपॉन में टी आने वाला है। कैसे? देखो, ये आवेश है। आवेश क्या था? क्यू आवेश यहाँ से निकला, यहाँ से यहाँ तक गिवन टाइम तो क्या था? टी। तो ये सूत्र क्या बना? सूत्र बना आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो देखो, आवेश प्रवाह की दर, अब जब दर वर्ड आया नहीं, अपॉन में टी लगा। कहीं पर भी आपको ऐसे दर वर्ड मिले ना, रेट ऑफ द एनर्जी, रेट ऑफ द चार्ज या रेट ऑफ एनीथिंग, तो मतलब इसके जो सूत्र होगा उसमें अपॉन में टी आएगा। रेट वर्ड यानी दर वर्ड, हिंदी में हम कहते हैं दर, आवेश प्रवाह की दर या ऊर्जा के प्रवाह की दर या कार्य करने की दर, इन सब में क्या होगा? इन सब में अपॉन में टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ है आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आपके एग्जाम में ये नहीं आने वाला कि परिभाषा लिखिए, आपके एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए आपको याद रखने का तरीका देखना। क्या देखना? कि आवेश प्रवाह की दर है, इसकी परिभाषा यानी सूत्र क्या होगा? क्यू अपॉन टी, है ना। आवेश क्या हो गया? क्यू, प्रवाह की दर यानी अपॉन टी, ये इसका सूत्र बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, एक बार मैं नया पेपर लेती हूँ। देखो, आई इज इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन टी। अब क्यू जो है वो किसमें? कूलाम में। ठीक है, यहाँ पर वो कूलाम में है। टी जो है वो यहाँ सेकंड लिखा जाता है, और धारा जो होती है वो एम्पियर में होती है। ये याद रखना आप। ठीक है, धारा का जो मात्रक होता है, ऐसे ही मात्रक वो क्या होगा? एम्पियर होगा। और आई धारा एक एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा? एक कूलाम अपॉन 1 सेकंड। कैसे? कि ये 1 कब बनेगा? जब कूलाम जो होगा, क्यू जो होगा उसकी वैल्यू भी 1 हो और इसकी टाइम की वैल्यू भी 1 हो, तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा भी क्या होती है? 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो 1 एम्पियर धारा बनती है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो मेन तो यही है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब याद रखना कि धारा का जो मात्रक है, यानी करंट का जो मात्रक है, एक तो होता है एम्पियर। ठीक है, उसके बाद एक मात्रक और क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे पास सूत्र क्या है? ये कूलाम अपॉन सेकंड है, तो ये भी क्या होता है? इसका मात्रक होता है कि इसका मात्रक ये भी होगा कूलाम अपॉन सेकंड।
ठीक है। इसके अलावा हम इसको क्या लिख सकते हैं, या कूलाम अपॉन सेकंड नहीं लिखते, इसको कूलाम प्रति सेकंड लिखते हैं, कूलाम प्रति सेकंड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या एक और का क्या होगा, कूलाम सेकंड -1। क्यों लिखा -1, क्योंकि याद रखना 1 अपॉन जो सेकंड होता है ना, इसको हम सेकंड -1 भी लिखते हैं, ठीक है। ये जब ऊपर आ जाता है ना अंश में, तो उसको सेकंड -1 लिखा जाता है। तो यहाँ पर खुला सेकंड -1 भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो सूत्र है, एक मिनट है, ये तीनों के तीनों जो सूत्र है वो किसके हैं, धारा के, करंट के मापने के। तो ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है। कि एम्पियर तो बहुत ईजी है, ये धारा का मात्रक, ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर। बट ये कूलाम प्रति सेकंड या कूलाम सेकंड -1, ये आपको दे दिया जाए तो ये भी पता होना चाहिए कि ये भी धारा का ही है, क्योंकि इसका सूत्र यही है ना, इसी से बनता है, Q अपॉन T से बन रहा है ये, Q यानी कूलाम और T यानी सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट है विद्युत धारा मापने का उपकरण। तो देखो विद्युत धारा मापने का उपकरण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। एक बार मैं ये समझाती हूँ आपको, विद्युत धारा मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, अमीटर। उसको ए से डिनोट करते हैं इस तरह से। अमीटर क्या होता है, एक तरह की डिवाइस होती है, उसमें एक सुई लगी होती है, वो सुई घूमती है, जैसे 1 एम्पियर धारा, 2 एम्पियर धारा, 3 एम्पियर धारा, 4 एम्पियर धारा, ऐसे वो बताती रहती है। अब वो परिपथ में लगता कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे परिपथ क्या है, सबसे पहले परिपथ कुछ नहीं है, एक तरह से जैसे हमने बैटरी लगाई यहाँ पर है ना, ये पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, उसको हमने किसी बल्ब से जोड़ दिया, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, हमने जोड़ा। अब हमने ये परिपथ बंद किया, तो अब हमको पता चलना चाहिए कि हमने जो धारा दी वो कितनी है। तो इसके साथ में यहाँ पर हम अमीटर जोड़ देंगे, तो ये जो धारा प्रवाहित होगी ना, तो हमको बता देगी कि कितनी धारा इसमें प्रवाहित हुई है, ठीक है। अब जो धारा मापने का उपकरण है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। श्रेणी क्रम कौन सा, एक के बाद एक। जैसे बल्ब लगा हुआ है, इसके बाद हमने जस्ट इसके आगे अमीटर लगा दिया, ये क्या है, श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में है। बट एक और दूसरा भी होता है समांतर क्रम, पैरेलल। वो क्या होता है, वो होता है जैसे कि ये परिपथ है, इसमें बल्ब जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें इस सिरे पे और इस सिरे पे, बल्ब के 2 सिरे हैं, इन 2 सिरों के पैरेलल इस तरह से यहाँ पर अगर हम कोई डिवाइस लगाएं, ये वाली डिवाइस, ये समांतर क्रम, वोल्टमीटर ऐसे जुड़ता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होगा, एक के बाद एक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अमीटर किस क्रम में जुड़ता है, अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। डन, आपको याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक तो कि इसको मापने का उपकरण जो है वो अमीटर होता है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जुड़ता कैसे परिपथ में, ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है। यानी डिवाइस के जस्ट आगे बल्ब लगा हुआ है, इसमें हम कितनी धारा प्रवाहित की मापना है, तो उसके जस्ट आगे हम अमीटर लगा देते हैं, ठीक है। जबकि ये जो है ये समांतर क्रम होता है, जो आगे आएगा फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन, बार बार मिनिमाइज हो जाता है, एक मिनट। अब ये हम देख लिया कि अमीटर होता है, उसको हमेशा श्रृंखला क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में बोलते हैं, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि यदि किसी परिपथ में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो परिपथ से होकर जाने वाले विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोस थ्रू अ सर्किट ऑफ for the 10 minutes, okay, then calculate the electric charge passing through the circuit। अगर ऐसे आपको क्वेश्चंस आए तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप सबसे पहले देखो कि आपके पास जो न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है वो क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, फिर 10 मिनट दिया हुआ है, और हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है विद्युत आवेश का मान, है ना। विद्युत आवेश को इंग्लिश में हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दिया क्या, इन्होंने गिवन लिख देंगे, यानी क्या क्या चीजें इन्होंने हमको दी है वो हम लिख देंगे। यहाँ पर हमें गिवन में क्या है, ये दिया है परिपथ में एम्पियर। एम्पियर देखो ए लिखा हुआ है, ए यानी एम्पियर। अब आगे अगर विद्युत धारा नहीं भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये करंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका मात्रक एम्पियर लिखा है। तो इन्होंने हमको दिया है I = 0.5 एम्पियर। डन। अब इन्होंने 10 मिनट दिया है, 10 मिनट है यानी टाइम एक तरह से। T = इन्होंने हमको क्या दिया, 10 मिनट्स, ठीक है। डन। अब हमको पूछा क्या, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश मतलब क्या है, Q। Q को हमने आवेश बोला था, Q हमसे इन्होंने पूछा। तो आपको पता है फॉर्मूला कि I = क्या होता है, Q/T। डन। अब हमको अगर Q फाइंड करना है तो इस T को हम उधर भेज देंगे, तो ये इनटू में मल्टीप्लाई में जाएगा। कैसे होगा, ये T × I = Q बन जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ नीचे है ना, ये हर में है तो इधर जाएगा तो अंश में चला जाएगा, यानी जो अपॉन में नीचे की साइड में होता है इक्वल टू के, और उधर जाएगा तो वो ऊपर की साइड में आ जाएगा। यहाँ पर ये मैथमेटिक रूल बोलते हैं, ठीक है। डन। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे T की और I की, तो Q हमारे पास निकल जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास I कितना दिया हुआ, 0.5 एम्पियर, ठीक है ये तो। अब T कितना दिया हुआ, 10 मिनट। याद है मैंने आपको कहा था टाइम हमेशा सेकंड में ही होना चाहिए, मिनट में नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स, यानी 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। कैसे, 10 × 60 सेकंड्स कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे, 600 सेकंड्स।
यानी 10 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? 600 सेकंड्स। अब हमारे पास टी की वैल्यू भी सेकंड में आ गई और आई की वैल्यू हमारे पास है, हम पुट कर देते हैं। देखिए टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी यहाँ पर 600 एंड आई की वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू क्या है क्यू, 5 6 30 1 2 और क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट आ गया इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास आंसर क्या आया, क्यू इज इक्वल टू क्या आया 300 कुलाम। याद रखना कुलाम ये लिखना जरूरी है, सी तो इसका मात्रक भी आता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास आंसर क्या आएगा 300 कुलाम। निकालने का तरीका आपने पता देख लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपके पास दिया हुआ है और पूछा क्या है, ये तीनों मिला के अगर आपने दिमाग में फॉर्मूला सोच लिया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो आपका आधा काम वही हो जाता है। उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी हमने विद्युत धारा पढ़ लिया था, अब विद्युत विभव पढ़ रहे हैं। ये अभी तक 1 बाय 1 करके इंट्रोडक्शन एक तरह से है ना, ये आपका प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है कि आपको समझना है बेसिक फंडामेंट्स क्या क्या है। उसके बाद इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब विद्युत विभव क्या होता है, देखो किसी बिंदु पर एक कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका विद्युत विभव होता है। कुछ नहीं, आप इतना टेंशन मत लीजिए, सीधा सीधा ये समझिए कि कोई अनंत का पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से हम यहाँ पर किसी आवेश को एक पॉइंट पर लेके आए यहाँ तक, तो जो कार्य किया गया, जो W जो कार्य किया गया वही इसका विद्युत विभव है। विद्युत विभव बेसिकली क्या होता है, जो कार्य हम करते हैं उसको विद्युत विभव कहते हैं। अब एक आपके पास टर्म और आएगा विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में बहुत कंफ्यूजन होता है। किसी को लगता है कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर जो है एक ही चीज है, किसी को लगता है ये अलग अलग टर्म है। तो हम सबसे पहले ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में अंतर क्या है, ताकि ये वर्ड आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो। देखो विद्युत विभव क्या होता है, वो किसी एक पॉइंट का विभव होता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का अंतर। यानी इसमें क्या होता है कि अनंत से हम कोई आवेश लेके आते हैं एक पॉइंट तक, तो अनंत में जो विद्युत विभव होता है उसको हम नगण्य नेग्लिजिबल मानते हैं, तो हम इसी का विद्युत विभव लेते हैं। ठीक है, जबकि विद्युत विभवांतर में क्या होता है, किसी एक ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक आवेश को जब हम ले जा रहे हैं और उसमें जो कार्य किया जाता है वो विद्युत विभवांतर होता है। कहने का मतलब इसमें अगर विद्युत विभवांतर 5 वोल्ट है, इसमें 3 वोल्ट है, तो धारा किधर बहेगी 5 से 3 में। तो इस आवेश को ले जाने में जितना कार्य हुआ ना उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो बेसिकली विद्युत विभव और विभवांतर एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है। विद्युत विभव कहते हैं तो मतलब उसमें एक ही पॉइंट का ले रहे हैं हम लोग, अंतर कह रहे हैं विभवांतर यानी अंतर एक तरह से, यानी दो पॉइंट्स के बीच का अंतर लेने वाले हम लोग। तो विद्युत विभवांतर में क्या होता है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को जब हम लेके जाते हैं ना, उसके लिए जो हम कार्य करते हैं उसको हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। ये तो इसकी परिभाषा है। तो अब आपको एक क्लिक करते याद आना चाहिए, विद्युत विभवांतर मतलब एक आवेश को लेके जा रहे हैं, उसमें जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, आपको खूब सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, वहां पे मोस्टली आपको यही वर्ड देखने को मिलेगा विद्युत विभवांतर। यानी किसी दो तारों के बीच में विभवांतर इतना है तो उसमें धारा कितनी होगी, प्रतिरोध इतना है तो धारा कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, तो देखो इसकी जो परिभाषा वो क्या है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। देखो परिभाषा आपके आने वाली नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट, है ना। परिभाषा आपके नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। परिभाषा में मत फंसना कि हमको ये रटना नहीं है परिभाषा को, कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली विद्युत विभवांतर होता क्या है। वो ये होता है कि इस बिंदु का विभवांतर जैसे 5 वोल्ट है, इसका जैसे 3 वोल्ट है, तो अब धारा जो आवेश वो किस तरफ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, ज्यादा से कम में जाएगा, तो ये 5 वोल्ट से 3 वोल्ट की तरफ जाएगा। तो इस आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है ना वो W होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसीलिए इसका जो सूत्र बनता है वो कैसे बनता है, इसका सूत्र बनता है E बराबर W/Q। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ भी है, देखो सरल शब्दों में कि विभव जो होता है वो किसी एक बिंदु की ऊर्जा होती है, किसी एक बिंदु का वहां पर वोल्टेज होगा। विभवांतर क्या होगा, दो बिंदु होंगे उनका अंतर वोल्टेज का, और वो ही डिसाइड करता है कि धारा किधर बहने वाली, किस साइड में बहने वाली है। तो विभवांतर से पता चलता है, दो बिंदुओं में जो विभव का अंतर होता है उसी से पता चलता है कि धारा की डायरेक्शन कौन सी होने वाली। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की तरफ जाएगी, आपको पता है, और ये प्रवाह विभवांतर के कारण ही संभव होता है। यानी अगर दो पॉइंट्स में विभवांतर, आप सोचो ये पॉइंट है ना, ये तार का ये पॉइंट है, एक तार का ये पॉइंट है, अगर दोनों का 5 वोल्ट है तो क्या धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी, क्योंकि दोनों का इक्वल है। इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा तभी तो धारा प्रवाहित होगी। यानी अगर ये 5 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, अब धारा प्रवाहित होगी, है ना, किधर, इधर से इधर। और अगर इसको मैं 5 वोल्ट कर दूं, इधर 2 कर दूं, तो अब धारा इधर से इधर चली जाएगी। तो विद्युत विभवांतर के कारण ही क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो धारा तभी बहेगी जब विभवांतर होगा। अगर विभवांतर में दो पॉइंट्स के बीच में विभव में अंतर नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। ठीक है, डन। अब हम आगे चलते हैं।
आगे देखिए इसका सूत्र आ गया है। सूत्र क्या है मैंने आपको बता दिया था, विद्युत विभव हो चाहे विभवांतर हो, सूत्र इसका सेम ही है। आपको याद रखना है कि विद्युत विभव कह रहे हैं मतलब वो अनंत से किसी बिंदु को ला रहे हैं, अनंत में हम उस वर्ग को नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है, उस एक पॉइंट पे जहाँ ला रहे हैं उसी का विभव मानते हैं। और विभवांतर मतलब 2 पॉइंट में विभव का अंतर होगा। डन। अब V बराबर क्या होगा, V बराबर है W/Q, और W याद रखना, W को हमेशा जूल में लिखा जाता है, और Q आपको पता है लास्ट तारा में भी आपने देखा कूलाम में लिखा जाता है। V का मतलब यहाँ क्या है, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब अगेन मैं आपको कहूंगी कि जैसे मैंने आपको धारा बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। अब V किस में होता है, वोल्ट में होता है, ये किस में होगा, ये जूल में होगा, और ये किस में होगा, कूलाम में होगा, ठीक है। अब इनके मात्रक सुनो, V का मात्रक ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, डन, ये तो होता ही है। उसके बाद इसका ऐसा ही मात्रक और क्या हो सकता है, सॉरी, और इसका ऐसा ही मात्रक हो सकता है जूल, जूल पर कूलाम, सी लिखते हैं कूलाम को, ठीक है। या और क्या हो सकता है, जूल कूलाम -1, मैंने आपको बताया था 1 कूलाम इज इक्वल टू C-1 भी होता है। तो ये तीनों मात्रक हो सकते हैं इसके, ठीक है, आप ध्यान में रखना। और एक चीज फिर अगेन कि जैसे मैंने आपको बताया था कि धारा मापने का जो यंत्र होता है उसको हम अमीटर कहते हैं, यानी धारा जो मापते हैं वो अमीटर से मापते हैं, उसको हम कहते हैं अमीटर, ठीक है। सेम एज जो वोल्ट विभव मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर या वोल्टामीटर, दोनों में कुछ भी कह सकते हो आप ना, वोल्ट मीटर या वोल्टामीटर। अब जो अमीटर होता है उसको तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं, उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, उसको जोड़ते हैं सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में, श्रृंखला क्रम में। जबकि वोल्ट मीटर होता है ना, वो समांतर क्रम में जोड़ता है। वो किस में जोड़ता है, समांतर क्रम में। कैसे जुड़ता है मैंने आपको बताया था परिपथ, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की लाइन थोड़ी लंबी बनाई जाती है, नेगेटिव की छोटी बनाई जाती है। डन। अब इसमें मैंने यहाँ पे एक बल्ब जोड़ा, ये बल्ब जोड़ा, ठीक है। अब इसके 2 पॉइंट्स है, अगर अमीटर होता तो वो यहाँ लगता अमीटर, तो है ना, जबकि वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, यहाँ लगता है समांतर क्रम में, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अमीटर को मापने का, सॉरी, धारा मापने का जो यंत्र होता है अमीटर होता है, सीरीज में लगता है, जबकि विभव मापने का जो यंत्र होता है वो वोल्टामीटर होता है, वो समांतर क्रम में लगता है। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। डन। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते अपन, ये हमारे हो गया है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिर से हमारे पास। अगेन ये क्वेश्चन आप पोज करके करने की कोशिश करना, ज्यादा बेटर है, आपको समझ में आएगा। फिर मैं करवा देती हूँ आपको। देखो इसमें लिखा है कि 12 वोल्ट विभवांतर। अब देखो कि 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी उसने बता दिया एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच में जो अंतर है वो 12 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। अब इसके बीच में जो आवेश लेके 2 कूलाम आवेश को ले गए तो उन्होंने कार्य कितना किया। तो अब हम सबसे पहले मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले गिवन लिख दो। गिवन में क्या लिखोगे कि जो विभवांतर है V बराबर आपके पास आया 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास कूलाम आवेश है, आवेश को क्यू से लिखते हैं, वो आया 2 कूलाम, ठीक है। पूछा क्या है, कार्य यानी W। अब आपको ये दिमाग में सोचना है कि V Q W किस फॉर्मूले में आते हैं, ये आप पकड़ लेंगे तो आधा काम आपका यही हो जाएगा। तो आपको याद आएगा V इज इक्वल टू है W/Q, और आपको निकालना क्या W, तो Q को उधर भेज देंगे आप, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको ऐसे लिखो या W बराबर Q इंटू V लिखो, एक ही बात है, दोनों तरफ से कहीं पे भी लिखो। मैथ्स अच्छी चीज होती है, मैथ्स में क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू के इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही होती है। अब Q हमारे पास कितना है, Q हमारे पास है 12 वोल्ट, सॉरी Q हमारे पास है 2 कूलाम, और V हमारे पास है 12 वोल्ट, तो आंसर कितना आ गया 24 जूल। वेरी सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बहुत ही इजी था, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ। परिपथ मैंने आपको बताया कि बैटरी होती है और उसमें जैसे बल्ब जुड़ा होता है वो परिपथ है। परिपथ में क्या हो जाएगा, एक सतत कंटिन्यू मार्ग होता है और क्लोज होता है, यानी परिपथ में कितनी भी चीजें हो सकती है। जैसे ये परिपथ में आपको बताऊं, 1 मिनट, ये बताती हूँ आपको। जैसे ये बैटरी लगाई मैंने, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कुंजी लगाई, इस तरह से बंद किया, ये भी हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगाया और मैंने बंद कर दिया, यानी क्लोज डायग्राम बन गया। अब इसमें चीजें खूब सारी हो सकती है, बल्ब है, प्रतिरोध है, कुंजी है, बैटरी है, आप इसमें अमीटर भी जोड़ सकते हो, अमीटर है। वो परिपथ मतलब क्लोज सर्किट है ना, उसको बंद कर दिया तभी धारा प्रवाहित होगी। अगर मैं इसको वायरिंग को कहीं से भी तोड़ दूं तो क्लोज नहीं रहेगा, वो धारा प्रवाहित नहीं होगी उसमें से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चलते अपन। तो इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हम इसके प्रतीक देख रहे हैं
जो विद्युत सेल है इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको बताया। अब जो बैटरी होती है उसमें खूब सारे सेल होते हैं, जैसे 1 2 3, यानी उसको खूब सारे सेल से बता देते हैं। ये कुंजी होती है, ये जो है वो खुली हुई है, अगर इसमें डॉट नहीं है, याद रखना ये जो मैंने बनाया था ना डायग्राम आपके, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था ना, अगर ये मैं डॉट यहाँ से हटा दूं, है ना, इस डॉट को अगर मैं हटा दूं यहाँ से कि नहीं है यहाँ पर, यानी ये परिपथ क्या है, खुला हुआ है, ये बंद नहीं है। तो याद रखना एक क्वेश्चन ऐसा आया अब ये बहुत प्रीवियस ईयर में, इस तरह से एक बना दिया गया था, है ना, ये डायग्राम बनाई इस तरह से, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर कुंजी लगाई और इन्होंने यहाँ एक प्रतिरोध लगाया था और यहाँ एक बल्ब लगाया था, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा, धारा की दिशा, धारा की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस होगी, माइनस से प्लस होगी, या धारा प्रवाहित नहीं होगी, और ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। तो याद रखना धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्विच है ना ये बंद नहीं है ना, ये क्लोज नहीं है, यहाँ पर ये खुला हुआ स्विच है। अब ये क्लोज हो गया, अब डॉट आ गई ना, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अगर ब्रैकेट के बीच में डॉट नहीं है मतलब धारा ही प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ये याद रखना, परिपथ के जो साइन है मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप रॉन्ग नहीं करें, ठीक है। देखिए तो यहाँ लिखा ये खुली कुंजी यानी स्विच है, ये बंद है, यानी अब इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। ये तार संधि है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कि विद्युत बल्ब को देखो, मैं बार बार बल्ब बना रही हूँ ना आपके ऐसे, ये इसको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, इस तरह से भी बना सकती हूँ मैं, है ना, इसका मतलब भी बल्ब है, ठीक है। ये प्रतिरोधक है, ये आगे आप पढ़ेंगे। परिवर्ती प्रतिरोधक ये है। अमीटर मैंने आपको बता दिया, वोल्टामीटर मैंने आपको बता दिया। प्रतिरोधक अभी आएगा आपके सामने, अपन देखते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन। अब आया ओम का लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस और टीचर्स का फेवरेट, पढ़ाने में भी मजा आता है। मेन ओम्स लॉ बताने के लिए ही आपको विद्युत धारा और विद्युत विभव समझाए गए थे। अब देखिए विद्युत धारा और विद्युत विभव के बीच में जो संबंध है वो ओम ने बताया। ओम ने बताया कि जो विद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और उससे जो धारा बहती है, उनके बीच में संबंध क्या है, क्या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, इनका जो रिलेशन है वो ओम ने बताया था, ठीक है। ओम ने क्या बताया, ओम ने बताया किसी चालक यानी कंडक्टर, ऑफकोर्स कंडक्टर ही होगा, इंसुलेटर होगा तो फिर धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, यानी किसी चालक के 2 सिरों के बीच में लगाया गया विभवांतर जो होगा वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यानी ये जो कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि अगर ये एक तार है ना, इसका ये एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, इसके बीच में जितना विभव का ज्यादा अंतर होगा उतनी ही धारा ज्यादा बहेगी। यानी इन्होंने बोला कि विद्युत विभव जितना ज्यादा होगा धारा भी उतनी ज्यादा होगी, या विद्युत विभव जितना कम होगा धारा भी उतनी कम होगी, उन्होंने ये बताया था। तो इसके लिए इन्होंने क्या दिया, इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, इन्होंने फॉर्मूला दिया कि V जो होता है वो समानुपाती होता है I के। समानुपाती का साइन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है कि V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ेगा, V कम हो रहा है तो I भी कम होगा, दोनों साथ साथ लिखे हुए, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो इन्होंने ये दिया V समानुपाती I, यानी जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित होने वाली, यानी तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। और इन्होंने ये ग्राफ दिया, ये जो ग्राफ बना वो कैसा बना, सरल रेखीय ग्राफ बना, ठीक है। ये क्या बता रहा हमको कि धारा हमने अगर वोल्टेज हमने बढ़ाया 0.4 किया तो देखो धारा 0.1 एम्पियर से ज्यादा हुई। वोल्टेज हमने यहाँ पर अगर 0.8 किया यहाँ पर तो धारा कितनी हो गई, और ज्यादा हो गई 0.3। वोल्टेज हमने अगर 0.1 किया तो धारा और ज्यादा हो गई, देखो 0.4 के ऊपर। वोल्टेज 1.6 किया तो धारा और आगे चली गई। यानी जिस तरह वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उस तरह धारा भी बढ़ रही है। तो हमको जो ग्राफ मिला वो कैसा मिला, सरल रेखीय ग्राफ। वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि विद्युत धारा जैसे जैसे तार में विद्युत धारा बढ़ती है और विभवांतर भी बढ़ता है, या कह सकते हो कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत धारा भी बढ़ती है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यही होता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या बताता है, विद्युत विभव और धारा में संबंध बताता है। वो बता रहा है कि किसी चालक में विद्युत विभव जो होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, ठीक है। चलते इसके गणितीय स्वरूप में, यानी इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, देखो मैथमेटिकली मैंने आपको बताया कि ओम ने बोला कि V समानुपाती होता है I के, ठीक है। अभी समानुपाती का जब साइन हटता है तो एक नियतांक लगता है। फिजिक्स में कहीं पर भी अगर ये साइन आपके लगा हुआ है और आप इसको इक्वल टू बनाना चाह रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर I के साथ क्या लगेगा, एक साइन, ये नियतांक लगेगा, जो यहाँ पर क्या है R को हम यहाँ कहते हैं प्रतिरोध। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ओम ने हम जो खोजा प्रतिरोध, ये जो बताया ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे चैप्टर में सब कुछ हिला के रख दिया था। इससे हमको आगे बहुत सारी खोजें करने को मिली, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे। इसीलिए ओम का लॉ बहुत फेमस है। ओम के लॉ में हमने क्या खोजा, आर। तो देखो ये जब साइन हटा तो V बराबर क्या बन गया, IR बन गया। अब यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर R प्रतिरोध है। अब आप सोचेंगे प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए प्रतिरोध होता है कि किसी भी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना उसको रोकने का काम करता है।
आप प्रतिरोध जब भी आपके माइंड में आए ना, आप नाम सोचना बाधा या रुकावट, यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो उस विद्युत धारा के प्रवाह में एक बाधा जो उत्पन्न होगी उसको हम प्रतिरोध कहेंगे। यानी प्रतिरोध अगर ज्यादा है, यानी बाधा अगर ज्यादा है तो धारा क्या होगी, कम होगी। कैसे, देखिए, अगर मैं इस आई को यहीं पे छोड़ दूं, इस आर को मैं इधर लेके जाऊंगी, तो अब देखो ये आर अगर यहाँ पर ऊपर है, आई के साथ में है, अंश में है, तो यहाँ पे जाएगा, अपॉन में जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू बनेगा वी अपॉन आर। तो अब देखो आई और आर एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि वी और आई एक दूसरे के साथ में, यानी जब वोल्टेज बढ़ता है तो धारा बढ़ती है, क्योंकि ये ऊपर दोनों। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इस पेपर में। देखो V इज इक्वल टू क्या था, आई आर था। अब अगर मुझे आई निकालना है तो मैं आई यहीं छोड़ दूंगी और मैं क्या करूंगी, V अपॉन आर कर दूंगी। अब देखो आई और V ये तो दोनों ऊपर लिखे हुए इक्वल टू के, तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगा तो धारा कम होगी। बट आर जो है वो इसके अपोजिट है धारा के, यानी अगर आर क्या है, यहाँ पर आर है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। और अच्छे से समझना चाहते हो तो प्रतिरोध की जगह दिमाग में याद रखना बाधा, रुकावट है, ठीक है। यानी धारा की जो धारा जो बहती है ना, उसमें जो रुकावट है वो प्रतिरोध है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो क्या धारा क्या होगी, यानी बाधा अगर ज्यादा है तो धारा क्या होगी, कम होगी। यानी अगर आर ज्यादा है तो आई जो होगा वो कम होगा हमेशा, और अगर प्रतिरोध कम है यानी रुकावट अगर कम है तो धारा क्या होगी, तो फिर धारा क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी रुकावट अगर कम है तो आई क्या होगा, ज्यादा होगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये जो फॉर्मूला, अगर आपने ओम के नियम के इस फॉर्मूले को घुमाना सीख लिया तो आप प्रतिरोध, वोल्टेज और धारा में कहीं नहीं अटकेंगे, और प्रतिरोध के आप क्वेश्चंस भी आगे आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो इसको एक बार ढंग से देखते हैं अपन। यहाँ पर देखो, तो प्रतिरोध एक्चुअली क्या है, तो प्रतिरोध एक्चुअली क्या है, प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, अपोज करता है करंट को जो अपोज कर रहा है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, बाधा, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बना वो देखो, अब हमने देखा था V इज इक्वल टू आई आर है, डन। अब I इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर, V अपॉन आर था। सेम इज अगर मैं R को यही छोड़ना चाहूँ और I को इधर भेजू तो वो V के अपॉन में जाएगा, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। अब प्रतिरोध का सूत्र आ गया आपके सामने, धारा का सूत्र आ गया आपके सामने, और वोल्टेज का सूत्र आ गया आपके सामने। यानी ओम के एक नियम से 3 सूत्र बन रहे हैं, एक तो वोल्टेज निकालने का, धारा निकालने का, प्रतिरोध निकालने का। तो प्रतिरोध जो है वो धारा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी धारा अगर कम, प्रतिरोध अगर कम है तो धारा बढ़ेगी, और प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो धारा कम हो जाएगी। ये आपको दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। अब ओम का इकाई यानी इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं हम लोग। देखो आपने देखा ओम का जो मात्रक वो क्या हो सकता है, ये इस सूत्र से हम निकालते हैं तो वोल्ट होगा एक, तो अपॉन क्या हो जाएगा, एम्पियर, है ना, एम्पियर। तो एक तो प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर हो सकता है, या वोल्ट एम्पियर -1 भी हो सकता है, और इसका एक ऐसा ही मात्रक होता है ओम, जिसको इस तरह से लिखते हैं। क्योंकि इसको ओम ने खोजा इसलिए उनके सम्मान में जो मात्रक का नाम दिया वो ओम दिया, इसको हम क्या कहते हैं, ओम। तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ओम। इसको इस तरह से लिखते हैं, ये इस तरह करके इस तरह करते हैं, ये ओम होता है, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है वो 1 ओम होता है, और 1 ओम बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है। ये सूत्र मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट चलते अपन, नेक्स्ट धारा और प्रतिरोध का संबंध क्या होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, बाधा अगर बढ़ेगी तो धारा क्या होगी, घटेगी, कम होगी। सेम अगर प्रतिरोध घटेगा यानी बाधा अगर कम होगी तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी। रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, अपोजिट चलेंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने ये काफी समझा के लिखा है, पर मैं आपको शॉर्ट अगर समझाऊं, मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊं तो क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई बोले कि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया, यानी प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया तो धारा कितनी हो जाएगी, तो याद रखना धारा 1/2 हो जाएगी, सीधा सीधा याद रखना। प्रतिरोध को अगर 3 गुना कर दिया तो धारा कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। प्रतिरोध को अगर 4 गुना कर दिया तो धारा कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यानी अगर मैं क्वेश्चन करूं कि प्रतिरोध को मैं अगर 4 गुना कर दूं तो धारा कितनी होगी, यानी प्रतिरोध को आपने बढ़ा दिया, 4 गुना कर दिया तो धारा 1/4 हो जाएगी। ये सेम प्रतिरोध को अगर मैं 3 गुना कर दूं तो धारा 1/3 हो जाएगी। प्रतिरोध को अगर मैं 2 गुना कर दूं तो धारा 1/2 हो जाएगी। जस्ट इसके अपोजिट चल रहा है ना, देखो जस्ट इसके अपोजिट चल रहा है, यानी I इज इक्वल टू V अपॉन आर। देखो अगर प्रतिरोध में 2 गुना ले लूं, 2 गुना मतलब R को अगर मैं 2R ले लूं तो I कितना बनेगा, I बन जाएगा 1/2, यानी I क्या हो जाएगा, 1/2I बन जाएगा। इसको 1/2I की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, I/2 बन जाएगा,
ठीक है, यानी 1 की जगह हम आई लिख देते हैं। तो अगर प्रतिरोध 2 गुना किया तो धारा कितनी हो गई, आधी हो गई। अब मैं कहूँ अगर मैं प्रतिरोध 3 गुना कर दूं, 3R कर दिया, तो अब धारा देखो कितनी बन जाएगी, आई बन जाएगी 1/3I, 1/3 हो जाएगी आई, है ना। ये सीधा सीधा कनेक्शन, इसको निकाला हमने कैसे, वो मैंने यहाँ डिराइव किया यहाँ पर कि अगर I इज इक्वल टू V/R होता है, ठीक है। देखो अगर I इज इक्वल टू, एक नया पेपर पे समझा देते हैं। देखो अगर I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। अगर मैं प्रतिरोध को R इज इक्वल टू 2R कर दूं, है ना, अगर प्रतिरोध में चेंज कर दूं तो धारा कितनी हो जाएगी, पहले प्रतिरोध जब R था तो धारा ये थी, अब जो नई धारा होगी I डैश वो कितनी हो जाएगी, V/2R हो जाएगी। तो कितनी होगी देखो, इज इक्वल टू 1/2 V/R हो गई। ये देखो V/R, ये इसको मैंने अलग लिख दिया, इसको 1/2 कर दिया, और V/R क्या है, ये I है। तो जो नई धारा है वो कितनी हो गई, 1/2I, हाफ हो गई। ये इस तरह डिराइव किया, और मैं इस तरह नहीं बता कि आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप डायरेक्ट कनेक्शन याद रखो कि R अगर 2R है तो ये 1/2 हो जाएगा, R अगर 3R है तो ये 1/3 हो जाएगा, R अगर 4R है तो ये 1/4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कनेक्शन आप याद रखना, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस बात को आप याद रखना, ये टिपिकल क्वेश्चन में आता है ना, ये टफ क्वेश्चन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, अब हमने प्रतिरोध पढ़ लिया, अब हम इसको आगे देखते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, क्या होता है प्रतिरोध। तो देखो एक आता है परिवर्ती प्रतिरोध। आपने जब परिपथ के सिंबल्स देखे थे, साइन देखे थे, तो आपने नाम आया था वहां पे परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक। ये दोनों लगभग एक ही काम करते हैं, इसलिए सेम मान सकते हैं। वैसे एक्चुअली सेम नहीं होते, बट आपके 10th लेवल के स्टैंडर्ड में आपको सेम मान सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा प्रतिरोध को बढ़ाया घटाया जा सकता है, जबकि वोल्टेज स्थिर रखते हैं। देखो किसी भी तार में, जैसे ये वायर है, अगर मैं इसमें वोल्टेज चेंज करूंगी यहाँ से यहाँ तक, तो धारा तो ऑटोमेटिक चेंज होगी। बट अगर मैं वोल्टेज स्थिर रखूं और अब मुझे धारा को चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं इस तार का प्रतिरोध कम या ज्यादा करूंगी। और जो डिवाइस ये काम करने को यूज लेते हैं उसको हम कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका यूज होता है विद्युत धारा को नियंत्रित करने में किया जाता है, जैसे फैन रेगुलेटर, लैंप का रियोसिस्ट। ये रियोसिस्ट वर्ड ऐसे भी आ सकता है, धारा नियंत्रक की जगह आपको हिंदी में रियोसिस्ट ऐसे लिख के मिल सकता है। तो याद रखना, रियोसिस्ट लिखा हुआ मिले तो भी पता होना चाहिए कि वोल्टेज स्थिर रख के प्रतिरोध को चेंज कर रहे हैं, जिससे धारा चेंज होगी, वो रियोसिस्ट का काम होता है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, वो ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएंगे। आपको विभव, प्रतिरोध और धारा समझ में आ रहे हैं तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जब वोल्टेज स्थिर रखेंगे तो धारा चेंज नहीं होगी। फिर भी अगर इसकी धारा को चेंज करना है तो हमको प्रतिरोध चेंज करना पड़ेगा। तो प्रतिरोध चेंज किससे करेंगे हम, इससे धारा नियंत्रक से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो हमने प्रतिरोध पढ़ा अभी, तो किसी चालक तार में, है ना, अगर कोई तार है उसमें प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर इस पर क्वेश्चन आया है। मैं भी आपको बताऊंगी क्या क्वेश्चन आया है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है चालक की लंबाई, दूसरा उसका अनुप्रस्थ काट, यानी चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के, है ना। यानी लंबाई जब बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। समानुपाती है ना, ये देखो R समानुपाती L है, तो जब प्रतिरोध बढ़े, ये लंबाई बढ़ेगी किसी तार की, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जबकि प्रतिरोध जो अनुप्रस्थ काट होता है ना, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको शो करते हैं R समानुपाती के साइन के साथ 1/A लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। जब R समानुपाती के आगे कोई 1/A या 1/ कुछ लिखा होता है, अपॉन में लिखा होता है, तो उस साइन को हम समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। यहाँ पर समानुपाती यानी आगे साथ में लिखा हुआ है, और व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हैं मतलब आगे 1/अपॉन में लिखा हुआ है कुछ, यानी वो उसके अपोजिट चलेगी साइन में। यानी जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के, यानी किसी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी। ये सब इंटरलिंक होने चाहिए आपके। ठीक है, जैसे जैसे आप तार की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, अनुप्रस्थ काट के। अब आप सोचेंगे अनुप्रस्थ काट एक्चुअली है क्या। अनुप्रस्थ काट यानी ये जो तार है इसको हमने काटा, तो इसकी आगे की जो गोलाई है, मोटाई है, इसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो ये मोटाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना कम होगा, मोटाई जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर मोटा तार है, ये जो A है ये ज्यादा है, तार मोटा है, तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और ये A यानी ये अनुप्रस्थ काट है, ये यहाँ से पतला है, अगर ये आगे का नुका ये गोलाकार होता है ना, ये काटते हैं तो ये अनुप्रस्थ काट क्यों बोल रहे हैं, यानी तार को आपने काट दिया बीच में से, तो ये गोलाकार बन जाता है यहाँ से। तो ये जो काट, ये अगर मोटा है, इसका एरिया अगर मोटा है, आपको मैं कैसे समझाऊं, देखो अगर आपने तार काटा है यहाँ से, है ना, आपने कट किया, सोचो मोटा तार है, कट किया, तो ये यहाँ से सरफेस कैसी होगी, ये गोल होगी। तो ये जो अनुप्रस्थ काट है इसका जो एरिया है वो हमेशा क्या लिया जाएगा, A = πr² लिया जाता है, क्योंकि गोले का जो एरिया होता है
गोले का, यहाँ ये आगे सरफेस है वो जो गोल है ना, इसलिए गोले का एरिया इसका एरिया माना जाता है, तार का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर। इसी पे क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, मैं बताती हूँ आपको क्या आया था। ये जो है वो पाई आर स्क्वायर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर समानुपाती 1/पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब ये जितना मोटा होगा, यानी एरिया जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मोटा तार है, प्रतिरोध कम है, तो धारा कैसी होगी? धारा ज्यादा होगी, इसीलिए मोटा तार यूज लिया जाता है ना। और अगर पतला तार है तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? उसका प्रतिरोध क्या बहुत अधिक होगा, तो उसमें धारा कम प्रवाहित होगी, इसीलिए मोस्टली कोई बड़े इक्विपमेंट जोड़ने के लिए मोटा तार यूज लिया जाता है, ठीक है। तो अब ये दोनों अपोजिट है, याद रखना किसी भी मटेरियल के। जैसे कॉपर है, एक कॉपर का तार मेरे पास, एक ये है, एक कोई दूसरा तार ले रही हूँ मैं। अब एक तार की लंबाई ज्यादा है और एक तार की लंबाई कम है, तो प्रतिरोध किसमें ज्यादा है? जिसमें तार में लंबाई ज्यादा है उसमें प्रतिरोध ज्यादा है। अब अगर एक तार मोटा ज्यादा है, एक तार पतला है, तो अब प्रतिरोध किसमें है? जिसमें पतला तार है उसमें प्रतिरोध ज्यादा है, क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये अपोजिट चल रही है एक दूसरे के। तो अब ये बातें अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो वीडियो पॉज करो, ध्यान से उसको देखो, समझो और फिर वापस सुनो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, उसके उल्टा चलता है। डन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया आई होप। अब आगे चलते हैं अपन। अब देखो ये दो तो हो गए, इसके बाद तीसरा क्या है? जो प्रतिरोध है वो चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। अगर एक तांबा है और एक जिंक है तो उसका प्रतिरोध अलग अलग है, एक एल्यूमिनियम है, एक चांदी है, तो उन दोनों तारों का प्रतिरोध अलग अलग है, यानी किसी तार का प्रकृति अलग है, मटेरियल अगर अलग है तो प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। और सेम टेम्परेचर, ये चार चीजें याद रखना ना, चार चीजों पर प्रतिरोध निर्भर कर रहा था। एक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये श्योर है ना, ये ऑलमोस्ट सभी जगह अप्लाई होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। डन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है, इधर नया पेपर ले लेते हैं, जो प्रतिरोध होता है वो जो लंबाई है उसके समानुपाती था और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती था मोटाई के या अनुप्रस्थ काट के कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखना चाहूं मैं तो इसको L/A लिख सकती हूँ, ये समानुपाती हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कि अगर इस साइन के जगह मुझे इक्वल टू लगाना है, अगर ये साइन मुझे हटाना है तो एक नियतांक लगेगा, एक नियतांक लगेगा। तो वो नियतांक क्या होगा? मैंने अगर इक्वल टू लगाया तो L/A तो ऐसे क्या आएगा, इसके साथ एक नियतांक लग जाएगा, वो होगा रो। इसको हम बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं? रो, रो ऐसे ये बोलते हैं इसको। ये जो साइन है RHO बोला जाता है, रो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रो, और इसको हम कहते क्या है? इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। ये तो था प्रतिरोध, है ना, ये तो था प्रतिरोध, और ये है प्रतिरोधकता, चेंज है दोनों चीजें, ठीक है। ये है प्रतिरोधकता और ये है प्रतिरोध। तो ये जो रो लगा है इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब इस रो का मात्रक निकालते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है पूछा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, सबको पता है। तो लोग क्या करते हैं? प्रतिरोध का मात्रक भी ओम मान लेते हैं, जब प्रतिरोधकता का मात्रक भी ओम मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के मात्रक अलग अलग होते हैं। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, जबकि रेजिस्टिविटी इसका मात्रक अलग होगा। कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर पी को मैं यही छोड़ दूं, यानी सॉरी रो को मैं अगर यही छोड़ दूं, और तो ये आर तो यहाँ था ही था, इनटू में ये जो जाएगा तो इधर उल्टा हो जाएगा, यानी ए ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। आपको पता है इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो जगह चेंज होती है ना। जो नीचे लिखा होता है यहाँ पर वो यहाँ पर ऊपर में जाएगा, जो ऊपर लिखा होता है वो नीचे में आ जाएगा। तो ये बन गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम है, जो एरिया है वो मीटर में लेंगे तो मीटर स्क्वायर लिया जाता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, और लेंथ है तो वो मीटर में लिखी जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया? रो। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा क्या? ओम इंटू मीटर। ये है रो का मात्रक, यानी ओम इंटू मीटर। क्या है? ओम इंटू मीटर, इंटू मीटर। ये है रो का मात्रक, यानी रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या है? ओम मीटर, या ऐसे डायरेक्ट इस तरह भी लिखा आता है और लोग इस एम को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। तो याद रखना, जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, उसका मात्रक है ओम, बट रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होगा? ओम इंटू मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ये फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि दोनों प्रतिरोध और प्रतिरोधकता सुनने में एक जैसे लग रहा है ना, तो दोनों के मात्रक भी लोग सेम मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता, मात्रक अलग होते हैं, ठीक है। चीज भी अलग है। वैसे क्या है ये एक्चुअली में डिफरेंस क्या है मैं आपको ये भी बताती हूँ।
ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। तो अब देखो प्रतिरोधकता एक्चुअली होता क्या है, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। याद रखना, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी लिखा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये दोनों एक ही चीज है। होता क्या है, ये किसी पदार्थ का स्वयं का गुण होता है, यानी ये किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे देखने से कैसे आएगा, इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। देखिए, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है, मैं आपको ये पढ़ाने से बेटर एक मैं इसको सेट कर दूं थोड़ा। तो देखो, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर क्या होता है। तो देखो, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं। हम समझते हैं कॉपर से। आप समझिए, एक आपके पास कॉपर का वायर है, ठीक है। अब उसका खुद का कुछ ना कुछ प्रतिरोध करने की क्षमता होती है ना, उसको धारा को रोकने की उसकी खुद की कुछ क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। वो सब में अलग अलग होती है, जैसे कॉपर की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी। याद रखना, हर एक मेटल, हर एक पदार्थ में कुछ न कुछ प्रतिरोधकता होती है। 100% वो अपने आप में से 100% इसमें किसी में से धारा प्रवाहित हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर एक मेटल में कुछ न कुछ प्रतिरोधकता होती है, तो वो उसका खुद का स्वयं का गुण है। अब उसकी तार की भले आप उसको भले लंबाई मोटी ज्यादा करो, भले लंबाई कम करो, उसकी प्रतिरोधकता रिमेनिंग रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। भले उसका साइज चेंज करो, भले उसको आप मोड़ दो, उसका शेप चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिरोधकता जो उसकी है वो सेम टू सेम रहेगी। बट प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, यानी अगर मैं उस कॉपर के वायर को लंबा कर दूं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, उस कॉपर के वायर को अगर काट के छोटा कर दूं तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। बेसिकली प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध लंबाई और चौड़ाई के साथ चेंज होता है, पर प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे ये है, एक तार है ना, ये कॉपर का तार ये, और एक ये छोटा तार है, दोनों कॉपर के, ठीक है। तो अब प्रतिरोधकता इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, क्योंकि ये पदार्थ का खुद का गुण है। चाहे आप इस तार का वायर बना दो, चाहे उसका स्क्वायर बना दो, चाहे आप इसको किसी शेप में चेंज कर दो, यानी चाहे तांबे का लोटा लो, चाहे तांबे का तार लो, दोनों की प्रतिरोधकता सेम है, क्योंकि वो कॉपर है ना। वो तो होगी प्रतिरोधकता, बट प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध चेंज होगा। प्रतिरोध इस तार का चेंज होगा और इस तार का चेंज होगा। किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, और आपको पता है कि लंबाई और प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई के साथ चेंज होता है, जबकि प्रतिरोधकता सेम टू सेम रहती है। इसीलिए आपको मोस्टली क्वेश्चन में मिलेगा कि प्रतिरोधकता वर्ड मिलेगा। प्रतिरोधकता मतलब वो उसकी नॉर्मल गुण की बात करें कि जनरली कॉपर में, चांदी में, सिल्वर में, एल्यूमिनियम में जितनी भी प्रतिरोधकता होती है वो दी हुई होती है, ठीक है। तो याद रखना, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर क्या है। प्रतिरोधकता उसका स्वयं का गुण है, ठीक है, ये अंतर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मोस्टली लोग प्रतिरोधकता और प्रतिरोध को सेम मानते हैं, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को सेम मानते हैं, जबकि ये दोनों सेम नहीं होते, हल्का सा अंतर होता है, ठीक है। अब आपने देख लिया कि प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है, ठीक है। इसका अंतर हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आगे चलते अपन, एक बार मैं इसको सेट कर लूँ। तो देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है कि संक्षेप में प्रतिरोध जो होता है एक वस्तु का विशेष गुण है, जबकि प्रतिरोधकता होती है उस वस्तु के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ का मूलभूत गुण है। यानी कॉपर का खुद का जो मूल गुण है वो तो प्रतिरोधकता है, और जबकि ये जो प्रतिरोध होता है वो वस्तु का विशेष गुण होता है, जो उसकी लंबाई और चौड़ाई के साथ चेंज होता है। डन। अब याद रखना, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों तापमान के साथ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है, किस पे, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट यानी मोटाई पे, मटेरियल पे भी करता है, पदार्थ की प्रकृति पे और तापमान पे। जबकि प्रतिरोधकता लास्ट वाले 2 पॉइंट पे निर्भर करती है, मटेरियल पे और तापमान पे, लंबाई और चौड़ाई पे निर्भर नहीं करती, ठीक है। ये अंतर था। अब देखो, जो रेजिस्टिविटी है, जो पदार्थ का खुद का गुण है प्रतिरोधकता, उसके बेस पे जितने भी दुनिया में मटेरियल है, जितने भी पदार्थ है, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसमें, एक तो कंडक्टर, जिसको हम कहते हैं चालक, जो हमने स्टार्ट में भी देखा था, इसको हम कहते हैं चालक। और सेकेंड इंसुलेटर, जिसको हम कहते हैं कुचालक। यानी जिन पदार्थों का प्रतिरोध बहुत कम होता है उसको हम कहते हैं चालक। अब क्योंकि इनका प्रतिरोध कम है तो इनमें धारा बहुत ज्यादा बहेगी, इसीलिए इनको हम क्या करें, चालक यानी कंडक्टर। और जिन पदार्थों का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कुचालक। अब जो प्रतिरोध उनका बहुत ज्यादा है, खुद का पदार्थ का प्रतिरोध, उनकी जो क्षमता है, रेजिस्टिविटी है, वो भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो उनमें धारा नहीं बहेगी, इसलिए उनमें क्या होता है, कुचालक। या इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पदार्थ खुद में से धारा प्रवाहित होने देते हैं उनको हम चालक कहते हैं, जो नहीं होने देते हैं उनको कुचालक कहते हैं। एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हैं। अब जो चालक है उसमें 2 टाइप आप देखेंगे, एक तो देखेंगे मेटल्स, एक देखेंगे एलॉय। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, देखो मेटल्स को हम कहते हैं धातु, धातुएं, जो सारी मेटल्स है इनको हम कहते हैं मिश्र धातुएं। क्या होती है मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं होती है जो 2 धातुओं से मिलकर बनी होती है, जैसे कि क्रोमियम है और निकल है ना, इन दोनों को मिलकर हम बनाते हैं नाइक्रोम।
तो ये दो धातु, क्रोमियम एक खुद धातु है, निकल एक खुद धातु है, इन दोनों को मिला के हमने जो कुछ बनाया उसको एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु, धातुओं को मिश्रित कर दिया, वो मिश्र धातु है। ये दोनों चालक की कैटेगरी में आती है। तो सबसे ज्यादा चालक कौन होती है? धातु है, उसके बाद होती है मिश्र धातु और उसके बाद कुचालक आता है। अगर प्रतिरोध की बात करें तो सबसे कम प्रतिरोध होता है धातु का, उसके बाद उससे ज्यादा होगा मिश्र धातु का और सबसे ज्यादा प्रतिरोध होगा कुचालक का, इंसुलेटर का। ठीक है, अब देखो जो चालक हैं, जो गुड कंडक्टर है, उनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है 10⁻⁸ ओम मीटर है। देखो ओम मीटर, कहीं पे ओम मीटर लिखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्रतिरोधकता की बात हो रही है, और सिंपल ओम लिखा हुआ यानी प्रतिरोध की बात हो रही है। ये नॉन होने चाहिए। फिजिक्स में आपका ब्रेन 360 डिग्री घूमना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखा है और उसका क्या मतलब होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए पढ़ाते सारे स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है, कुछ स्टूडेंट अच्छा समझते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। रीजन क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, तो आप चारों तरफ से उसको सोचो। यहाँ ओम इंटू मीटर लिखा हुआ है, नो मीटर, अब यहाँ पे प्रतिरोधकता वर्ड आए या नहीं आए, ये नोन होगा आपके लिए कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। ठीक है, तो 10⁻⁸ 10⁻⁸ से 10⁻⁶ तक अच्छी जो चालक होते हैं उनकी ये प्रतिरोधकता होती है। और इन्हीं कैटेगरी में कौन सी आती है? धातु और मिश्र धातु। धातु और मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻⁸ से 10⁻�6 ओम इंटू मीटर होती है। ये एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज ए वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू याद रखना, आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इनकी जो प्रतिरोधकता होती है बहुत कम होती है, इसीलिए इनको तारों, सर्किटों और विद्युत उपकरणों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, बस थोड़ा सा ही बचा है, आई थिंक शायद आज बहुत लंबा हो गया अपना क्लास। देखिए धातु है ना, सबसे पहले जो गुड कंडक्टर है, जो अच्छे चालक है, उनमें धातु थी। धातु में देखो कि एग्जाम्पल है चांदी। याद रखना चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंडक्टर चांदी, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। अब आप सोचेंगे अगर ये बेस्ट कंडक्टर है तो हम तारों में चांदी क्यों नहीं यूज ले रहे, क्योंकि ये कॉस्टली है, कोई चुरा के ले जाएगा। बाकी ये अच्छा, अगर इसको लगा देना तो मीटर का बिल कम आएगा, पर बात वही है लगाने में भी खर्चा ज्यादा आएगा, और कोई उड़ा के भी ले जाए तो भी टेंशन है ना। तो चांदी जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ चालक होती है, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है, तो धारा बहुत इजीली बहती है उसमें। फिर उसके बाद क्या आता है? कॉपर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, सबसे कम होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो सिंबल है वो W से डिनोट करते हैं, जैसे कॉपर को Cu से करते हैं, एल्यूमिनियम को Al से करते हैं, चांदी को Ag से करते हैं, वैसे टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी अभी आपके आएगा आगे केमिस्ट्री में, तो ऐसा नहीं कि ये नहीं आने वाला, नहीं ध्यान रखना चाहिए, भी ध्यान रखना है आपको साथ में। तो ये टंगस्टन है। ठीक है, टंगस्टन को बल्ब के फिलामेंट में यूज लेते हैं। अच्छी बात, ये अच्छी चीज है। देखो ये जो बल्ब होता है, आगे इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं, इस बल्ब में एक फिलामेंट होता है यहाँ पर, ये तो ये जो बल्ब में फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन, जिसको W से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो गैसें भरी होती है, निष्क्रिय गैसें भरी होती है, जैसे ऑर्गन है वो गैसें भरी होती है इसके अंदर। ठीक है, अब इस फिलामेंट को टंगस्टन का क्यों लेते हैं अपन? क्योंकि जो फिलामेंट है, इसका जो ये मेटल है टंगस्टन हम यूज ले रहे हैं, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, M मतलब मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? वह पॉइंट यानी वह तापमान जिसपे कोई धातु या कोई भी चीज पिघलने लग जाए, मेल्ट होने लग जाए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आप सोचो अगर किसी तार में से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, है ना, अगर बहुत ज्यादा करंट प्रवाहित कर रहे हैं, और अगर वो हीट होगा ना, करंट प्रवाहित होगी तो वो हीट भी होगा उसमें। तो अगर वो धातु का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है तो थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने पर वो हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, वो गल जाएगा, टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो वो काम नहीं आएगा। तो हम टंगस्टन यूज ले रहे हैं क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो याद रखना टंगस्टन धातु है और उसको हम बल्ब के फिलामेंट में यूज लेते हैं। और क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो गलता नहीं इजीली। तो अब इसके एग्जांपल्स आपने देख लिए। अब आता है मिश्र धातु है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता होती है वो शुद्ध धातुओं से थोड़ी अधिक होती है। मैंने आपको बताया सबसे अधिक कम प्रतिरोधकता जो होती है वो धातु की होती है, उसके बाद मिश्र धातु की उससे थोड़ी ज्यादा होती है। अब उनको जो यूज कहाँ पे होता है वो देखिए कि मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन यानी दहन नहीं होता है, इसी कारण उन्हें अन्य स्थानों पर उपयोग किया जाता है जहाँ उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। एक चीज समझाती हूँ मैं आपको, देखो जैसे ये तार है, ठीक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर कोई बाधा है, प्रतिरोध है कोई ज्यादा, है ना। प्रतिरोध धातु से तो ज्यादा ही होता है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट धातु से तो ज्यादा ही है। तो आप इसमें धारा प्रवाहित किए जा रहे इस प्रतिरोध के कारण क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट इकट्ठा होगा। कैसे? जैसे एक दरवाजा बंद कर दूं मैं, है ना, और पीछे से लोग आए जा रहे हैं, धक्का मुक्की होती जा रही है, तो क्या होगा, लोग गुस्सा होंगे। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, हीटिंग, इलेक्ट्रॉन आए जा रहे, धारा प्रवाहित होती जा रही है, बट वो प्रॉपर प्रवाहित नहीं हो रही क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, धातु से थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, हीट पैदा होती है, उस हीट का यूज लिया जाता है। जैसे विद्युत इस्त्री है ना, उसमें यूज लिया जा रहा है, तो ये हीटर होता है उसमें यूज लिया जाता है, तो ये उसका यूज भी होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है। तो इसमें वायर कौन सा यूज लेते हैं हम?
वायर ये यूज लेते हैं मिश्र धातु का, क्योंकि मिश्र धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी वो बहुत इजीली मेल्ट नहीं होती है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो हीटिंग इफेक्ट से तुरंत टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम मिश्र धातु का यूज लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जो मिश्र धातु है उनका उच्च ताप पर शीघ्र उपचयन यानी दहन यानी जलना, एक तरह से टूट जाना, मेल्ट हो जाना नहीं होता है। इसी कारण उन्हें उन स्थानों पर उपयोग किया जाता है जहाँ उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर प्रतिरोध है और यहाँ पर धारा दिए जा रहे तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा, तार गर्म होगा तो जैसे प्रेस गर्म हुई उसको हमने यूज ले लिया कपड़ों के आयरन करने में, जैसे जैसे गर्म होता जाता हम उसको यूज लेते जाते हैं, और गर्म होता है यूज लेते जा रहे हैं, तो ये हीटिंग इफेक्ट का यूज लेना हो जाता है। ठीक है, तो मिश्र धातु का जो उपयोग होता है विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापमान की युक्ति में यूज लिया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आप ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक हीटर है जैसे ना, आई होप आपको ये दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक हीटर है ना, इसमें यूज जो ले रहे हैं वो तार कौन सा है, नाइक्रोम का है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो तार यूज लेते हैं वो नाइक्रोम का वायर यूज लेते हैं। नाइक्रोम किससे बना होता है, मैंने आपको बताया निकल और क्रोमियम से। ये निकल है प्लस क्रोमियम, ये दो धातुएं हैं, इनसे मिलकर बना होता है। तो ये नाइक्रोम जो है वो क्या है, मिश्र धातु एलॉय है ये। इलेक्ट्रिक फ्यूज किससे बना होता है, टिन और लेड के एलॉय से मिलकर बना होता है। ये टिन और लेड के एलॉय से, SN टिन होता है और लेड PB होता है, इनके एलॉय से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनके लिए हम यूज लेते हैं मिश्र धातुओं का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है कुछ अलग, एक बार मैं जूम आउट कर लूँ इसको थोड़ा। तो देखो हमने देखा था कि 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 तक ये जो प्रतिरोधकता थी वो चालक की थी, और इसकी प्रतिरोधकता क्या है, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17। देखो ये तो माइनस में, तो कितनी कम थी प्रतिरोधकता इसकी, और इसकी ये प्लस पॉजिटिव में यानी 10 के साथ आगे 12 जीरो जोड़ोगे उतनी इनकी प्रतिरोधकता कितनी हाई है। एक तरह से इंसुलेटर है, धारा प्रवाहित होती ही नहीं इसमें से, तो इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, लगभग 10 की घात 12 से 10 की घात 17। अब अगर आपको मैं ऑप्शन में ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 है ना, अब मैंने ऑप्शन में आपको लिखा 10 की पावर -8, 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर -5 और 1 इंटू 10 की पावर 12। तो इनमें ऐसे में आपको पूछो इंसुलेटर कौन सा है, तो आपको सिर्फ पावर से इस वैल्यू से आपको बताना पड़ेगा। यहाँ आगे ओम इंटू मीटर, सिर्फ इस वैल्यू से आप बता सकते हो कि इसकी होगी, क्योंकि 10 की पावर -12 यानी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है, तो इंसुलेटर ये। तो इनमें अगर मैं पूछूं किसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, मैं इसको दे देती वायर A है, B है, C है, D है, किस वायर में से धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसमें से नहीं होगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। तो मतलब क्वेश्चन को किसी भी तरीके से दिया जाए, ऐसे नहीं आपको सीधा सीधा पढ़ना है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के दिया जाए, आपको आंसर उसका आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आपका ऑर्डर देख लो प्रतिरोधकता का, मैंने बता ही दिया आपको कि चालक नहीं, यहाँ आपको धातु लिखना है, सॉरी मिसप्रिंट है, मेटल, उसके बाद एलॉय, उसके बाद इंसुलेटर। ठीक है, ये इसकी सीक्वेंस है। डन, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने प्रतिरोधकता दी है, यहाँ पर किसकी ज्यादा किसकी कम, इसकी वैल्यू ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा सिल्वर होता है, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, इसकी देखो 10 की पावर -8 यहाँ सब -8 है। फिर देखो यहाँ पर 3 धातुएं दी है, कौन सी धातु है, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीज एंड निक्रोम। अभी किन से मिलकर बना होता है, ये मिलकर बनी है कॉपर और निकल से, मैग्नीज कॉपर, मैग्नीज निकल से, निक्रोम निकल, क्रोमियम मैग्नीज, और आयरन भी उसमें कुछ होती है, कुछ मैग्नीज होती है, बट निक्रोम में मेन जो रोल होता है वो निकल और क्रोमियम का होता है, इसलिए मोस्टली यही बोला जाता है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, तो ये तीनों आप याद रखना कि ये मिश्र धातु मिलकर किस किस से बनी होती है, और इनकी देखो वैल्यू देखो 10 की पावर -6 के आसपास है यहाँ पे। बाकी देखो नीचे कहाँ चाहते हैं, ये 10 की पावर 14 तक पहुंच गया है। तो ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, पर ये डेफिनेटली आप याद रखना किससे मिलकर बना होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि किस किस की मिश्र धातु है, हो सकता है इसका क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इसका आइडिया आपको लग गया आपको वैल्यू का। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि विद्युत के बल के फिलामेंट में टंगस्टन होता है, और तांबा और एल्यूमिनियम घर में विद्युत के तारों के रूप में यूज लेते हैं। अब लास्ट अपना एक बचा है, जो ये है, देखिए दिए गए पदार्थ की किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 और मोटाई 2A हो। देखो इसको हमको क्या बताना, हमको बताना उस तार का प्रतिरोध क्या होगा। इन्होंने बोला कि एक पदार्थ है, उसके तार की लंबाई और मोटाई दी और प्रतिरोध इन्होंने हमको दिया ये वाला। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस पदार्थ की लंबाई और मोटाई चेंज कर दी। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध लंबाई और मोटाई चेंज करने से चेंज होता है, प्रतिरोधकता नहीं होती। तो यहाँ पे प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने पहले जो तार दिया वो बोला इन्होंने कि क्या दिया, कि L बराबर L दिया और A बराबर यहाँ क्या दिया, A दिया। ठीक है, दूसरा तार में L बराबर क्या दिया इन्होंने 1/2 यानी L/2 कर सकते हैं, और दूसरा A क्या दिया यहाँ पर इन्होंने 2A दिया। ये चेंज। अब तो इसका प्रतिरोध अलग होगा, इसका प्रतिरोध अलग होगा। इसका प्रतिरोध मैं R मान लेती हूँ, इसके प्रतिरोध को मैं R' मान लेती हूँ। अब इसका प्रतिरोध इन्होंने दिया है 4 ओम है, और इसका प्रतिरोध हमको बताना है कि कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो आप देखिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन A डॉट रो। ठीक है, अब ये इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू इन्होंने हमको दिया है, क्या दिया, 4 ओम। ये तो 4 ओम इन्होंने ऑलरेडी दिया, यानी जो वैल्यू है L अपॉन A डॉट रो, इसकी वैल्यू तो इन्होंने हमको दे दी, 4 ओम है। अब इसको हम निकालते, देखो ये R डैश इक्वल टू, देखो ये क्या है, L अपॉन 2, ये लिख दिया हमने, अपॉन क्या है यहाँ पर 2A। देखो L और A की जगह हमने वैल्यू लिख दी जो दी हुई थी, डॉट रो है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L अपॉन 2 को इस तरह नीचे आ जाएगा, ये 2 यहाँ इंटू 2A हो जाएगा, है ना, डॉट रो हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो R डैश इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन 4 आ गया इंटू L और A, ये एज इट इज में इधर लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या यहाँ पर L अपॉन A डॉट रो। ठीक है, अब L अपॉन A डॉट रो ये क्या है यहाँ पर, ये वाला, ये वैल्यू है R की जो हमारे पास क्या दी हुई 4 ओम। तो यहाँ इस वैल्यू के साथ हम क्या लिख सकते हैं, 4 ओम लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 4, कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ पर दी हुई है, ये प्रतिरोध है, पुराना प्रतिरोध एक तरह से, उसकी वैल्यू हमारे पास 4 ओम है तो हमने दे दी, तो 4 से 4 कट गया, तो R कितना बचा, तो R बचा यहाँ पर R डैश इज इक्वल टू हो गया 1 ओम। डन, बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको वैल्यू रखनी थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।